नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। बुदापेस्ट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली बैठक रद्द हो गई है। बैठक रद्द होने के पीछे ट्रंप ने रूस के सख्त रुख को जिम्मेदार बताया है, तो दूसरी तरफ रूस का कहना है कि नाटो ही नहीं चाहता कि ये बैठक हो। वो बैठक में रुकावट डाल रहा था। यानी एक बार फिर रूस यूक्रेन जंग पर फेल हुआ ट्रंप का प्लान, जिसके बाद अब यूक्रेन के लिए बढ़ने वाला है संकट। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा में जारी रहेगा अभियान। इजरायली पीएम नेतन्याहू के बयान से युद्ध विराम पर उठ रहे सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे इजरायल। ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर बड़ा खुलासा। सैटेलाइट तस्वीरों में सच आया सामने। अमेरिका इजरायल के खिलाफ जंग की तैयारी। बांग्लादेश में तख्ता पलट की बढ़ी आशंका। सेना को चुनौती दे रहे मोहम्मद यूनुस। 15 सैन्य अधिकारियों को भगौड़ा घोषित करने की दी गई चेतावनी। और चलते चलते में देखेंगे, वैज्ञानिकों ने खोजा समुद्र का ब्लैक होल। हिंद महासागर के नीचे मिला दुनिया का सबसे बड़ा छेद। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका में दूसरा सबसे लंबा शटडाउन। फूड डिलीवरी करके गुजारा कर रहे सरकारी कर्मचारी। 22 दिन से नहीं मिली सैलरी। राष्ट्रपति ट्रंप का बजट प्रस्ताव 11वीं बार गिरा। भारत अफगानिस्तान के रिश्तों में बढ़ी नरमी। काबुल में फिर से खुला दूतावास। तालिबान सरकार को मान्यता देने पर सवाल बरकरार। बांग्लादेश में फिर सड़कों पर उतरे लोग। तीस्ता मास्टर प्लान को तुरंत लागू करने की मांग। भारत के चिकन नेक क्षेत्र के करीब है चीन समर्थित ये प्रोजेक्ट। तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगे। ऑस्ट्रेलियाई राजदूत केविन रड पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। कहा माफी मांगनी चाहिए। रड ने ट्रंप को बताया था सबसे विनाशकारी राष्ट्रपति। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में बैठक होनी थी, जो अब रद्द हो गई है। दरअसल 16 अक्टूबर को ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं में करीब 2.5 घंटे तक बातचीत चली और इसमें तय हुआ कि ट्रंप और पुतिन इस साल की दूसरी शिखर बैठक हंगरी के बुदापेस्ट में करेंगे। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात इसी साल अगस्त में अलास्का के एंकोरेज में हुई थी और उम्मीद थी कि बुदापेस्ट में होने वाली मुलाकात में रूस और यूक्रेन जंग को रोकने पर कोई सहमति बन जाएगी, लेकिन अब ये बैठक ही टल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि पुतिन के साथ बैठक का कोई फायदा नहीं होना था। बैठक का कोई मतलब नहीं दिख रहा था। मैं बेकार की बैठक नहीं करना चाहता। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यूक्रेन और रूस के मोर्चे पर बहुत सी चीजें हो रही हैं। हम अगले 2 दिनों में आपको बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। ट्रंप के इस बयान पर रूस का जवाब भी आ गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बुदापेस्ट में होने वाली बैठक के लिए पहले ही कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। इसके लिए तैयारियों की जरूरत पड़ती है। यानी रूस की तरफ से साफ कर दिया गया कि उसे इस बैठक की पहले से ही कोई जल्दी नहीं थी। ऐसे में बैठक रद्द होना उसके लिए कोई झटका नहीं है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच जो बैठक इसी सप्ताह होनी थी, उसे भी टाल दिया गया है। इससे पहले 20 अक्टूबर को रूबियो और लावरोव के बीच बातचीत हुई, जिसमें इस सप्ताह दोनों के बीच बैठक तय हुई, लेकिन अब ये बैठक नहीं होगी। मॉस्को टाइम्स ने CNN के हवाले से कहा है कि ये बैठक इसलिए टल गई क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के तरीकों पर मतभेद है। रूबियो से हुई बातचीत के बाद लावरोव ने कहा था कि रूस का रुख वही है, पहले शांति समझौता, उसके बाद संघर्ष विराम। वहीं वॉशिंगटन चाहता है कि युद्ध तुरंत रुक जाए, पर पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। रूस का तर्क है कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए मॉस्को चाहता है कि यूक्रेन नाटो से दूर रहे। इसके साथ ही रूसी भाषा बोलने वालों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, उससे यूक्रेन खत्म करे और नई चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि ज़ेलेंस्की अवैध रूप से सरकार चला रहे हैं। रूस ने अमेरिका से यह भी साफ कह दिया कि वो यूक्रेन के दनबास क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण चाहता है। यूक्रेन को अपने सैन्य ठिकानों को पूर्वी इलाकों से हटाना होगा और किसी भी शांति समझौते के तहत नाटो सैनिकों की तैनाती नहीं होगी। वहीं अमेरिका का कहना है कि रूस युद्ध रोकना ही नहीं चाहता। वो बातचीत के लिए बेहद सख्त शर्तें रख रहा है, इसलिए इस बातचीत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बातचीत रद्द होना भी रूस की ही जीत मानी जा रही है, क्योंकि पुतिन वो सब कुछ ट्रंप से कराने में कामयाब हो गए हैं जो वो चाहते थे।
2.5 घंटे तक फोन पर ट्रंप से हुई बातचीत का एक नतीजा तो यह निकला कि ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल देने से इनकार कर दिया। ट्रंप एक बार फिर से जेलेंस्की पर दनबास का इलाका रूस को देने का दबाव डालते दिखे और जेलेंस्की से तो ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि वो नहीं झुके तो रूस यूक्रेन को बर्बाद कर देगा। यानी बैठक भले ही कैंसिल हो गई, लेकिन इसमें रूस का कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे रूस की तरफ से यह सवाल भी किया जा रहा है कि यूरोप ही नहीं चाहता था कि ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक हो और जंग का कोई हल निकले। पोलैंड की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि अगर पुतिन बुदापेस्ट गए और पोलैंड के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में यह बैठक पहले से ही तय नहीं थी। फिलहाल तो यूक्रेन मुश्किल में घिरा दिख रहा है क्योंकि रूस ने उसके बिजली संयंत्रों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसके चलते यूक्रेन के अधिकांश हिस्से की लाइट गुल हो गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा की। तो भले ही गजा में घोषित तौर पर युद्ध विराम लागू है, लेकिन इजरायल के रुख को देखते हुए इस युद्ध विराम की परिभाषा पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि युद्ध विराम रहते हुए भी गजा पर इजरायल के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने इजरायली संसद में कहा है कि गजा में अभियान जारी है। और यही नहीं, नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हनेगबी को बर्खास्त भी कर दिया, लेकिन इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया। इजरायली मीडिया के मुताबिक हनेगबी ने गजा में नेतन्याहू के अभियानों का विरोध किया था। उन्होंने मार्च में इजरायल के गजा आक्रमण के नवीनीकरण और सितंबर में कतर में हवाई हमला कर हमास के नेतृत्व की जान लेने के इजरायल की असफल कोशिशों का विरोध किया था। अपने एक पुराने बयान में हनेगबी ने नेतन्याहू के साथ मतभेदों के दौर का जिक्र भी किया था। ऐसे में नेतन्याहू के इस कदम से साफ है कि गजा के खिलाफ उनके रुख में कोई बदलाव नहीं होने वाला। वो अब भी इस जंग को खत्म करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे और इसके विपरीत युद्ध विराम का पालन करने का दबाव हमास पर बनाया जा रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है और उससे पहले इस युद्ध विराम पर बात करते हुए उन्होंने हमास को चेताया है। जेडी वेंस ने कहा कि फिलहाल इस युद्ध विराम में हालात नाजुक है, पर स्थिति उम्मीद से ज्यादा स्थिर है और शांति की दिशा में कोशिशें जारी हैं। अगर दोनों पक्ष संयम बनाए रखें तो ये रुकेगा, लेकिन अगर हमास सहयोग नहीं करता है तो उसे मिटा दिया जाएगा। हालांकि मैं 100% निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ये योजना पूरी तरह चलेगी, लेकिन कोशिश करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। यानी खुद अमेरिका को भी पूरा भरोसा नहीं है कि युद्ध विराम की ये योजना लंबे वक्त तक टिक पाएगी। अब ऐसे में सबकी नजरें नेतन्याहू और जेडी वेंस की मुलाकात पर टिकी हुई है कि इस युद्ध विराम को बनाए रखने के लिए क्या अमेरिका इजरायल पर भी दबाव बनाएगा। इस बीच हमास की तरफ से युद्ध विराम की शर्तों के तहत 2 और बंधकों के शव लौटा दिए गए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि एक दिन पहले लौटे 2 और बंधकों के अवशेषों की पहचान आर्ये जलमानोविच और मास्टर सार्जेंट तामीर अदार के रूप में की गई है। वहीं दूसरी तरफ गजा में शांति बनाए रखने के लिए दूसरे देशों से अंतरराष्ट्रीय सेना भेजने का जो प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शांति योजना में पेश किया था, उस पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस बल में जिन देशों के शामिल होने की संभावना है, वे अपने सैनिक भेजने से हिचकिचा रहे हैं। दरअसल इन देशों में इस बात का डर है कि उनके सैनिक हमास के साथ सीधे टकराव में आ सकते हैं। कई देशों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे तब तक अपने सैनिक नहीं भेजेंगे जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि इन सुरक्षा बलों से गजा में क्या करने की अपेक्षा की जाएगी। उनके सैनिकों से ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वे हमास से लड़े, जिससे साफ है कि इस युद्ध विराम को लेकर उनके मन में भी डर है कि ये लंबे वक्त तक लागू नहीं रह पाएगा। इन हालात में गजा में शांति कायम रखना एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे ईरान की। तो अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई साफ कह चुके हैं कि हम अमेरिका के दबाव में उसके साथ बातचीत नहीं करेंगे और ना ही अमेरिका को यह अधिकार देंगे कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर फैसला ले। ईरान क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसका फैसला ईरान खुद करेगा। दुनिया को ईरान ये आश्वासन जरूर दे रहा है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। खामेनेई के बयान के बाद अब अमेरिका की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। व्हाइट हाउस ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान से कहा है कि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़े और इजरायल को मान्यता दे। तो दूसरी तरफ ईरान पहले ही साफ कह चुका है कि वो इजरायल को मान्यता नहीं देगा। अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर टकराव चला आ रहा है और अब जो खबर सामने आ रही है उसने अमेरिका और इजरायल दोनों की ही नींद उड़ा दी। ईरान से एक इलाके की सैटेलाइट फोटोज सामने आई है। सैटेलाइट फोटोज में ईरान की विवादित न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसे ट्रंप किसी भी कीमत पर बनने नहीं देना चाहते।
जिसे तबाह करने के लिए अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी, अब उसी जगह को दोबारा खड़ा कर दिया गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें तेहरान के पास परचिन सैन्य परिसर के भीतर तालेघन 2 दिखाई दे रही है, जहां कथित तौर पर ईरान के परमाणु हथियार तैयार होते रहे हैं। इस स्थल के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण किया गया है जो 25 अक्टूबर 2024 को एयर स्ट्राइक में तबाह हो गए थे। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने इस तस्वीर का विश्लेषण करते हुए पाया कि मई में नष्ट हो चुकी इमारत को पहले काले रंग के कवर से ढका गया, फिर जून तक नींव रखी जा चुकी थी और 30 अगस्त 2025 तक लगभग 45 बाय 17 मीटर आकार की एक नई मेहराबदार छत वाली संरचना बनाई जानी शुरू हो गई थी। इसके अगल बगल 20 बाय 7 मीटर की 2 छोटी इमारतें बनाई गई। फिर सितंबर तक एक तीसरी धनुषाकार संरचना जोड़ी गई। दावा किया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक से बचने के लिए इस जगह पर बंकर बनाया जा सकता है, यानी सीज फायर के बीच ईरान एक और जंग की तैयारी में जुटा हुआ है और साथ ही उसका परमाणु कार्यक्रम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच जंग फिर से शुरू होने वाली है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर संकट बढ़ता जा रहा है। सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस सेना से सीधा टकराव मोल लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। मामला 15 सैन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी का है, जिसे लेकर यूनुस सरकार को पूर्व पीएम खालेदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी चेताया था कि वो सेना से न टकराएं वरना अंजाम बुरा होगा। एक तरह से बीएनपी ने यूनुस सरकार को तख्ता पलट की चेतावनी दी थी, लेकिन इसका भी यूनुस पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि अब उन्होंने सैन्य अधिकारियों के खिलाफ अपना रुख और भी सख्त कर लिया है। अब वो उन्हें भगौड़ा घोषित करने की तैयारी में है। दरअसल पूर्व पीएम शेख हसीना समेत कई लोगों के खिलाफ बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। उन पर अवामी लीग शासन के दौरान राजनीतिक विरोधियों के जबरन गायब होने या अपहरण और यातना में शामिल होने के आरोप है, जिसके बाद 15 अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया और तब से ही सेना और सरकार में टकराव की चर्चा शुरू हो गई। कोर्ट में 2 बार इन अधिकारियों को पेश करने की मांग की गई, लेकिन सेना ने इसे अनसुना कर दिया और अब आईसीटी ने सेना को चेतावनी दे दी है कि अगर 22 अक्टूबर तक इन अधिकारियों को कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो न्यायाधिकरण एक नई तारीख तय करेगा और उनके खिलाफ समन के साथ नोटिस 2 अखबारों में प्रकाशित किए जाएंगे। उस तारीख को पेश न होने पर उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा। यानी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है और सैन्य अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई सेना को मंजूर नहीं है। ऐसे में अगर ये टकराव बढ़ता है तो यूनुस सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पहले से ही यूनुस पर आरोप लग रहे हैं कि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं और इसलिए किसी भी कीमत पर चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उनकी सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। लेकिन अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहती है तो बांग्लादेश में कभी भी एक और सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे ग्रेविटी होल की। तो क्या आप जानते हैं कि इंडियन ओशन में एक जगह ऐसी भी है जहां ग्रेविटी बहुत नीचे है, इतनी नीचे कि अगर आप उस जगह पर समुद्र का पानी नापेंगे तो वो बाकी दुनिया के मुकाबले 330 फीट नीचे मिलेगा। इसे साइंटिस्ट इंडियन ओशियन जियोइड लो कहते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेविटी होल है। 70 सालों से वैज्ञानिक सोच रहे थे कि आखिर ये गड्ढा क्यों है, जबकि नीचे जमीन तो बिल्कुल नॉर्मल है। 2023 में भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट ने कंप्यूटर पर ऑपरेशन चलाया, जिससे उन्होंने 14 करोड़ साल पीछे के धरती के मैंटल के मूवमेंट को देखा और इसका पता चला कि इसकी वजह धरती के नीचे हो रही एक बड़ी टक्कर है। अफ्रीका के नीचे एक बहुत बड़ा गर्म मटेरियल का एरिया है जिसे एक अजीब नाम LLSVP दिया गया है। जब एक पुराना ओशियन जिसका नाम टेथिस ओशियन था, उसका एक ठंडा भारी टुकड़ा मैंटल में नीचे धंस गया। ये टुकड़ा सीधे अफ्रीका के नीचे वाले उस गर्म हॉटस्पॉट से टकराया। इस टक्कर से गर्म मटेरियल का एक विशालकाय बुलबुला या प्लूम ऊपर की तरफ उठा। ये गर्म प्लूम इंडियन ओशन की तरफ बहता रहा क्योंकि ये मटेरियल आसपास की चीजों से हल्का यानी लाइटर था और इसने